नमस्कार। चलिए चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 शुरू किए थे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। क्या ग्लोब के बारे में जानना था, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानना था। तो इसके बारे में जानना था तो आधा लगभग ख़त्म हो चुका था। ताप कटिबंध तक एक्चुअली हुआ था क्या, बता देते हैं आपको। 21 मिनट का वीडियो एक हो गया था, एक 8 मिनट का वीडियो हुआ है। आप देखिएगा कि जब भी एनसीईआरटी का एक टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, इसके तुरंत बाद आधा घंटा बाद एक 8 मिनट का टॉपिक आया है, तो उसको देखने के बाद ये देखिएगा, इसके बाद जो भी बताएंगे, क्योंकि उसके बाद वही है। 8 मिनट का वीडियो वो अलग हो गया था, तो हमको पता नहीं चला, हमको लगा कि 28 मिनट का हो गया है, लेकिन अलग अलग हो गया था। तो यहाँ तक पृथ्वी के ताप कटिबंध से शुरू करते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध से शुरू करते हैं। क्या है ताप कटिबंध, देखते हैं। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। समझें, यहाँ पे बोला गया है कि यह कर्क रेखा एवं मकर रेखा, इसे क्या कहते हैं, 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य एक बार वर्ष में लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब डायरेक्ट वहीं पे पड़ती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सूर्य डायरेक्ट लंबवत पड़ेगी तो सूर्य क्या करेगा, ताप भी ज़्यादा देगा वहाँ पे, तो सूर्य ताप वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो वर्ष में लगभग एक बार, और विषुवत रेखा के ये लगभग बगल में है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो वर्ष में लगभग वर्ष भर ये क्षेत्र गर्म ही रहता है, लगभग गर्म रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब गर्म का कटिबंध वाला क्षेत्र। उष्ण मतलब गर्म होता है, गर्म कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है भाई, उष्णकटिबंध कहा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। नेक्स्ट बात है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये जो ग्लोब दिखाते हैं भाई, ये ग्लोब है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री क्या है भाई, उत्तर, एन लिखना पड़ेगा, जरूरी है एन। और यहाँ पे 23.5 डिग्री अगर लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे में साउथ लिखना जरूरी है, एस लिखना जरूरी है। तो इसके बीच में क्या होता है भाई, सूर्य लगभग एक वर्ष में एक बार लंबवत पड़ेगी। उसके बाद इसके ऊपर में जिंदगी में कभी भी या वर्ष में कभी भी इस कटिबंध में सूर्य लंबवत नहीं पड़ती। तो वही बोला गया है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा के बाद एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, मतलब 23.5 के बाद 24 मान लीजिए, 24 पे से लेके 90 डिग्री उत्तरी तक, 90 डिग्री उत्तरी तक, यहाँ 23.5 के बाद इधर 90 डिग्री दक्षिणी तक वर्ष में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूरज उगेगा है जी, तो यहाँ ध्रुव है, तो यहाँ पे सूर्य किरणें कैसी पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, ऑब्वियसली वही बात है। ध्रुव पर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध, हाँ कहाँ पे है, ध्रुव पर, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान क्या होता है, मध्य रहता है। क्यों मध्य रहता है, देखिए, आप नहीं समझे होंगे। ये 23.5 है, 23.5 है नीचे वाला। अब यहाँ इसके बाद वाला क्षेत्र 23.5 और उत्तरी ध्रुव वृत्त ना, उत्तरी ध्रुव वृत्त ये हो गया 66.5 वाला, 66.5 और नीचे 66.5 दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र इधर एन लिखना पड़ेगा, ये क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक क्या होता है, इस
बीच में गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्धाकार रेखा में एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान क्या रहता है, मध्य रहता है। क्योंकि सूर्य किरणें, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में तो लंबवत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ेगा, थोड़ा तिरछा, इस क्षेत्र में थोड़ा तिरछा। कलर अलग ले लेते हैं, देखते हैं समझाने के लिए। इस क्षेत्र में क्या पड़ेगा भाई, तिरछा पड़ेगा सूर्य रोशनी, इस क्षेत्र में भी तिरछा पड़ा, 83 से 66 दोनों गोलार्ध में। तो इसलिए इस कटिबंध का नाम रखा गया शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि तापमान ना ज़्यादा क्या होगा, गर्मी ना ज़्यादा क्या होगा, ठंडी। तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद देखते हैं, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। वही बात है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में ये जो बात है, उत्तरी गोलार्ध ये 0 डिग्री के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव ये 90 डिग्री एन जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंडा बहुत होती है, ठंडी बहुत होती है। किसके किसके बीच, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव बिंदु, इसके बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होगा। इसलिए वहाँ पे वर्ष भर क्या रहेगा, ये क्षेत्र में सूर्य की रोशनी लगभग 6 महीना के लिए तिरछी पड़ती है और 6 महीना पूरा ठंडा रहेगा, एक ना एक ध्रुव, समझे। अगर दक्षिणायन सूर्य होगा, दक्षिणायन सूर्य के कंडीशन में दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीना का दिन होगा। कैसा दिन, पूरा चमकने वाला सूरज नहीं, बहुत कम रोशनी जाएगा उस क्षेत्र में। काहे कि धूप यहाँ है, मान लीजिए सूरज यहाँ है, तो इस जगह पे धूप कितना पहुँचेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, तो बहुत कम पहुँचेगा। तो वही बात है, समझे। दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है, मतलब ठंड कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाते हैं ये क्षेत्र। ये सब बात था, समझ में आया। अब समझ में क्या आया, समझ में बस ये आया कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर में 23.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है सर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद बता देते हैं भाई, 23.5 से लेके 66.5 डिग्री साउथ और 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, बीच का क्षेत्र मतलब ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इसके बीच का क्षेत्र क्या कहेगा भाई, शीत कटिबंध। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री है और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाएगा। ये उत्तरी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाएगा। नाम काफी आसान है, उत्तर वाला उत्तरी और दक्षिण वाला दक्षिणी। सिंपल है सारा बात, एकदम पूरा बात सिंपल है, शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या है, आइए इसको समझते हैं। देशांतर, देशांतर में देखिए क्या छुपा हुआ है भाई, देश देश के बीच अंतर, देश जोड़ अंतर, देशांतर। देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिमी की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ये बात आप समझिए, इसमें समझाना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, समझिए। एक सेकेंड, समझाना क्या चाह रहा है देखिएगा, बारीकी से मज़ा आएगा। बस समझाना ये चाह रहा है कि एक सेकेंड,
ठीक है, ये गोला हो गया, समझे। अब मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि बिहार, हमारा बिहार है कितना पे भाई, 25 डिग्री अक्षांश पे है बिहार। कितना पे है बिहार, बिहार ये 25 डिग्री अक्षांश पे। यहाँ मान लीजिए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे क्या है हमारा बिहार। बिहार से हम हैं तो बिहार 25 डिग्री पे है। लेकिन क्या अमेरिका बिहार के सीधा में नहीं है, तो अमेरिका अभी तो 25 डिग्री में हो गया। तो अमेरिका अगर 25 डिग्री में है तो सोचिए हम कैसे बताएंगे 25 डिग्री में अमेरिका है कि बिहार है। तो इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए, इस व्यवस्था से बचने के लिए क्या बोले हम कि ऐसा चीज़ का निजात किया गया कि एग्जैक्ट लोकेशन निकाला जाए। मान लीजिए यहाँ पे इस रेखा का नाम 25 डिग्री है। अब मान लीजिए कोई रेखा यहाँ से गुजरती और ये बिंदु का निकालना होता, किस बिंदु का भाई, इस बिंदु का निकालना होता तो एग्जैक्ट निकल जाता, एग्जैक्ट निकल जाता कि इधर से और इधर से भाई। हाँ तो ये ऐसा बिंदु हो गया, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, ये अक्षांश रेखा मान लीजिए, इधर से कोई रेखा खींच दे तो एग्जैक्ट ये बिंदु पता चल गया कि ये हाँ ये प्रॉपर जगह है। और दूसरा कोई भी जगह यहाँ पे लेंगे तो इस जगह भी प्रॉपर निकाल सकते हैं। तो यही देशांतर रेखा का निजात किया गया। अब समझ में आया, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए देशांतर रेखा का निजात किया गया है। तो कैसे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया गया। कितना कितना डिग्री पे सर, तो एक एक डिग्री पे एक एक रेखा खींचा गया। तो आप कल्पना कीजिए एक गोला है, गोला में क्या है, एक गोला है, उसका एक एक डिग्री में खींचेंगे क्या रेखा, तो टोटल रेखा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाती है एक वृत्त। तो ये भी गोला 360 डिग्री का होगा तो 360 रेखा खींचा जाएगा, 360 रेखा खींचा जाएगा। तो सर जीरो किसको माने, शून्य किसको माने, कहाँ से शुरू हो, पूरा वृत्त पे क्या नाम है, पूरा ग्लोब पे हम खींच दिए ऐसी रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को एक एक डिग्री में मिला दिए। तो जीरो किससे माने, कहाँ से शुरू करें, तो जीरो किससे माना गया है, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरी है जो रेखा, उस रेखा को क्या माना गया भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हाँ तो लेकिन क्या हुआ कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है ना, एक सेकेंड, ये 0 डिग्री है, ये रेखा ग्रीनविच लंदन से गुजरी, यहाँ पे ब्रिटेन लंदन है समझे, तो ग्रीनविच लंदन से होके गुजरी है ये रेखा। तो 0 डिग्री के आप जानते हैं इधर क्या है भाई उत्तर, इधर है दक्षिण। मैप में हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब होगा ईस्ट, इधर वेस्ट मतलब पश्चिम। तो 0 डिग्री के इधर जाएंगे तो क्या होगा भाई पूर्वी, मतलब 0 डिग्री रेखा हो गया। उसके बाद 1 डिग्री पे जाते हैं पहला रेखा, तो ये 1 डिग्री क्या होगा पूर्वी या पश्चिमी, तो 1 डिग्री पूर्वी होगा, ये 1 डिग्री पूर्वी होगा। तो 0 के इधर है भारत, भारत यहाँ पे है, भारत लगभग इधर है, बहुत इधर है। कहाँ से भाई, तो गुजरात में एक रेखा गई है 68 डिग्री 7 मिनट, और लास्ट में छोर 97 डिग्री और 25 मिनट। ये रेखा जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, ये क्या है भारत है। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा वो पूर्वी या पश्चिमी होगा। सर इधर जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं, पूरब की ओर, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी हो जाएगा मतलब ईस्ट। और 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा, ये भी पूर्वी होगा। भले भारत का 68 डिग्री 7 मिनट भारत की पश्चिमी बिंदु है गुजरात, लेकिन क्या हो जाएगा वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी रेखा होगा, क्योंकि हम 0 से लेंगे, 0 से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। इसी तरह 180 पे जाएंगे, इधर से घूमते घूमते ग्लोब पे 180 पे जाएंगे, इधर से भी घूमते घूमते 180 पे जाएंगे। तो 180 डिग्री रेखा जो होगा दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया है। क्या हो गया है, ओवरलैप, एक ही रेखा पे 180 जाके पड़ गया है, जैसे ऐसे ना जी, ऐसे समझ रहे हैं चीज़ को, ऐसे जाके ऐसे ओवरलैप हो गया है। वो कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में 180 डिग्री
देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर पूर्वी भी होगा और पश्चिमी भी होगा, लेकिन 180 डिग्री पूर्वी रेखा पे ओवरलेप होगा 180 डिग्री पश्चिमी रेखा। ओवरलेप मतलब एक दूसरे पे ही सिमट जाएगा। तो समझ में आया। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। कुल देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा भाई? कुल देशांतर की संख्या 360 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त पे 1 डिग्री में खींचेंगे तो 360 रेखा खींचाएगा। उसके बाद क्या था भाई? 0 डिग्री किसे माना जाएगा? तो ग्रीनिच लंदन से जो गुजरी हुई रेखा है उसे 0 डिग्री मानेंगे, और 0 डिग्री के पूरब में आएंगे तो पूर्वी हो जाएगा। पूर्वी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री देशांतर, यहाँ 180 तक जाएगा। अब पश्चिम में पश्चिमी हो जाएगा। ये रेखा क्या कहेंगे? इधर जो गया है तो 1 डिग्री पश्चिमी वेस्ट, 1 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा। तो वेस्ट हो जाएगा तो देशांतर ही होगा। काहे कि इसमें वेस्ट के बाद देशांतर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ईस्ट या वेस्ट देशांतर में होगा। और कर्क रेखा में क्या होगा? नॉर्थ या साउथ होगा। नॉर्थ या साउथ होगा। नॉर्थ दे देंगे तो कहने की जरूरत नहीं वो देशांतर है। नॉर्थ दे देंगे तो इसका मतलब वो अक्षांश का बात कर रहा है। और ईस्ट या वेस्ट देंगे उस डिग्री में, कोई भी मान लीजिए 5 डिग्री और एन दे दिए, 5 डिग्री एन देंगे तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये अक्षांश है कि देशांतर है। मतलब उत्तरी रेखा है तो उत्तरी दक्षिणी सिर्फ अक्षांश रेखा खिंचाया गया है, तो क्या मारेंगे इसको? उत्तरी, ये अक्षांश रेखा हो जाएगा। कहने इस जगह लिखना कोई जरूरत है अक्षांश। उसी प्रकार अगर यहाँ पे मान लीजिए, कहाँ पे, 1 सेकेंड, इस जगह 5 डिग्री क्या रहेंगे? वेस्ट, वेस्ट लिख देंगे ना, तो आपको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, देशांतर रेखा है, क्योंकि वेस्ट पश्चिमी बोल रहा है। 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर ही होगा, पश्चिमी देशांतर ही होता है, या पूर्वी देशांतर ही होता है। और नॉर्थ और साउथ क्या होता है? अक्षांश होता है। समझ में आ गया होगा शायद बात। तो समस्या का निजात क्या था भाई? कि एग्जैक्ट लोकेशन। अब इधर से भी मिलाया गया, इधर से भी मिलाया गया, ये बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जा सकता है। इसलिए क्या कर दिया गया? मान लीजिए मॉरिशस द्वीप है 20 डिग्री, और कोई द्वीप है 20 डिग्री, जैसे बिहार के बारे में और अमेरिका के बारे में हम बताएं तो सेम बात है, वही सब बताया गया है। इसलिए देशांतर का जरूरत पड़ा। यहाँ सकते हैं प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। अब मान लीजिए 1 सेकेंड चलते हैं, 1 सेकेंड चलते हैं इस जगह, हाँ वाइट है, समझिएगा। मिनट और सेकेंड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसमें बतलाया गया है, हम डायरेक्ट बता देते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, मान लेंगे क्या? मान लीजिए है, ये है वृत्त, ग्लोब है, ये ऊपर से थोड़ा चिपटा हुआ है, नीचे भी से चिपटा, समझ लीजिए आप, समझे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया गया, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाया गया। तो ऐसे ऐसे 1-1 डिग्री पे मिलाया जाएगा तो वृत्त पे टोटल 360 डिग्री कोण होगा। तो ये कितना हो गया? 360 रेखा। 360 रेखा धरती कितना घंटा में सूर्य मतलब अपने अक्ष पे घूम जाती है? तो सर 24 घंटा में। कहते ना 24 घंटा का ना दिन एवं रात जोड़ के होता है जी। 24 घंटा में एक बार घूम लेती है। 24 घंटा में घूम लेती है कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो कितना? तो 1 घंटा में कितना? भाग दे दीजिए, सीधा भाग दे देंगे, कितना निकलेगा? 15 निकल जाएगा। कितना? 24 15 यहाँ 360 ना जी। तो 1 घंटा में कितना घूमेगा? 15 डिग्री। तो मान लीजिए ये 15 रेखा टपने में सूर्य की रोशनी कितना घंटा लगेगा? 15 रेखा टपने में 1 घंटा लगेगा। इसलिए 360 रेखा टपने में सूर्य को कितना समय लगेगा भाई? 24 घंटा। 24 घंटा। यहाँ मान लीजिए रात है तो कहीं दिन भी होता है, अभी संध्या हो रहा है तो कहीं सुबह हो रहा होगा। धरती पे यही है, समझे। सूर्य अपने अक्ष पे घूमते रहती है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना मिनट सर? 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट ना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट, लेकिन डिग्रिया कितना है? 15। तो 15 से भाग दे देंगे तो 15 चौका 60। तो 1 मिनट में 1 डिग्री टपने में कितना मिनट लग जाएगा? 4 मिनट ना लगेगा जी। 1 डिग्री टपने में 4 मिनट लगा, तब ना 15 टपने में 15 चौका 60 मिनट लगेगा, मतलब 1 घंटा।
तो अब समझ में आया। तो एक देशांतर को टपने में सूर्य कितना समय लगाती है? 4 मिनट लगाती है एक देशांतर को टपने में। 15 देशांतर को टपने में सर तो 60 मिनट, 1 घंटा। सर 360 देशांतर टपने में तो 360 गुना 24 कर 360 क्या होगा? हाँ 360 टपने में 360 टपने में कितना लगेगा? भाग दे दिए 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा में कितना देशांतर टप जाएगा भाई? 24 घंटा में 360 देशांतर टप जाएगा। तो ये सब समझ में आ गया आपको? ये गणित समझ में आया कि 360 रेखा टपने में 24 घंटा लगता है जी, 24 घंटा का दिन रात ना। उसके बाद समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। 360 डिग्री को घूमने में 360 खिंचाया गया था। 360 खींचने में कितना समय लगा? 24 घंटा। तो 1 घंटा में कितना लगेगा? 24 से भाग देंगे तो 1 घंटा का निकल जाएगा, तो 15 निकला। तो 15 निकला तो 15 ठू टपने में 1 घंटा लगाता है। तब 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 टू टपने में कितना समय लगेगा भाई? 4 मिनट का। 60 मिनट का घंटा होता है तो 4 मिनट। तो 1 डिग्री टपने में एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे रोशनी जाने में कितना समय लगाती है सूर्य? 4। तो भारत क्या है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है भारत। ये गुजरात का बिंदु है, ये अरुणाचल प्रदेश का बिंदु है। तो समझिएगा, तो इसके बीच में निकालिएगा तो आपको लगभग कितना निकलेगा भाई? 30 ठू निकलेगा। 60 30 90 होगा, लगभग 30 हम बता रहे हैं, लगभग 30 निकलेगा, समझे। 7 में ये 2.25 जाएगा, तो उसके बाद 30 लगभग 29 दशमलव कुछ निकलेगा। तो 30 ठू निकला। 30 ठू जाने में 15 ठू जाने में 1 घंटा बोले अभी तुरंत। तो 30 ठू जाने में कितना घंटा? 2 घंटा। तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सवेरे हो रहा है, तो गुजरात में सवेरे कितना होगा? तो 2 घंटा बाद ना होगा जी, 7 बजे होगा। काहे कि 2 घंटा बाद क्या होगी? गुजरात में सूरज उगेगी। तो ये सब बात है, ये समझ में आ गया होगा। वही बात था, प्रत्येक मिनट सेकंड को ध्रुवता बढ़ाने पर घटती है, शून्य हो जाती है, याम्योत्तर आपस में मिलते रहती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न, एक सेकेंड, क्या है? अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखा से भिन्न, आप देखेंगे अक्षांश रेखा देखेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस जगह समझिए आप, इस जगह समझिए। अक्षांश रेखा ऐसे 0 डिग्री के उत्तर जाएंगे, 0 डिग्री के दक्षिण जाएंगे तो अक्षांश रेखा कहा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या सभी ये अक्षांश बराबर है? नहीं सर, यहाँ से जाएंगे तो इधर से सिकुड़ा है, इधर से सिकुड़ा है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, उससे छोटा, इसके बाद उसके छोटा, ध्रुव पे जाके छोटा हो जाएगा, ध्रुव पे जाके छोटा, वही दोनों गोलार्ध में होगा। तो वही बात है। लेकिन अक्षांश में तो ऐसा होता है, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता है। देशांतर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देशांतरीय वृत्त जो होता है, सभी वृत्त बराबर होती है। लेकिन अक्षांश रेखा में सबसे बड़ा वृत्त कौन हो जाएगा? ये विषुवत रेखा है, तो इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ये विषुवत वृत्त सबसे बड़ी वृत्त हो जाएगी। यही समझाया गया यहाँ पे। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटेन राजकीय वैधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। वही मतलब हमने बोला कि ग्रीनिच से पूर्व की ओर गिनेंगे और पश्चिम की ओर गिनेंगे। ऐसे क्या माना जाएगा? 0 डिग्री देशांतर माना जाएगा। पूरब या पश्चिमी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, वही दिखाया गया यहाँ पे। 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी याम्योत्तर यानी देशांतर को ही याम्योत्तर कहा जाता है। दोनों एक ही रेखा पर है, जो प्रशांत महासागर में हम बता दिए, थोड़ा देर पहले ही बता दिए ये बात। अब ग्लोब पर यहाँ से देखते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तर के द्वारा बनी
ग्रेड क्या है, ग्रिड को देखो, ग्रिड को देखो, ये ग्रिड जो दिखाया गया ना, इसको देखने बोल रहा है। ये सब अवलोकन करने वाला विषय था कि आप देखिए और समझिएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, 26 डिग्री वो दिखा, उदाहरण दिया गया है। हम जैसे अभी उदाहरण दिए ना, बोर्ड पे जाके दिखाएं कि ऐसे पूरब जाती है, तो वही सब दिखाया गया है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है भाई, एशिया है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये ग्रीनलैंड है, समझे। ये प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का ये छोर कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी छोर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी प्रशांत महासागर। तो ये सब बात है, प्रशांत महासागर के बीच में ना ओवरलैप हुआ है 180 डिग्री देशांतर। अब आप देखेंगे तो यहाँ देशांतर और समय देखते हैं, ये भी तो बता ही दिए, समय भी बता ही दिए कि 24 घंटा में इसको डिटेल्स में निकाला गया है, तो हम बता दिए। 1 घंटा में वो 4 मिनट वाला जो निकाले थे, 1 मिनट में 4 डिग्री 15 चौके 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच से 1 घंटा, यही सब हम बता चुके। हम मानक समय क्यों मानते हैं, हाँ ये बात है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। मानक समय किसे कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि ये भी हम लगभग बता दिए हैं। क्या बताएं, ये मान लीजिए भारत है, अच्छे से बना देते हैं, भारत को ठीक कैसे बनाते हैं ना, एक सेकेंड, ये हम मोटा मोटी भारत मान लीजिए बन गया। यहाँ से जो रेखा गुजरी है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, क्या पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी, क्योंकि ग्रीनिच से पूरब में है। और ये जो रेखा अंतिम रेखा है 97 डिग्री 25, ये बिंदु नहीं होगा, 25 मिनट, मिनट को एक लकीर से दर्शाया जाता है। ये जो इसके बीच में कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी 15 डिग्री में 60 डिग्री 30 डिग्री, इसको घटाइएगा 30 डिग्री लगभग निकलेगा। तो 30 डिग्री मान लीजिए है, 15 डिग्री में आप क्या देखें 1 घंटा का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो गया। तो यहाँ मान लीजिए 5 बजे सवेरे सूरज उगेगा, तो यहाँ 7 बजे सवेरे, तो 2-2 घंटा का अंतर को क्या कर रहे हैं, अंतर है एक ही देश में। इस समस्या से निजात करने के लिए, निजात पाने के लिए क्या किया गया कि बीच का रास्ता अपनाया गया। बोला क्या ठीक है, बीच में मान लेते हैं, दोनों जगह बीच में कोई एक रेखा मान लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और दोनों को वहीं से, और उसमें जितना बजेगा, बीच में जो रेखा लिया गया देशांतर रेखा, उस पर जितना टाइम होगा वही पूरा देश का टाइम समझा जाएगा। तो अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ये बताया गया है कि यहाँ पे अगर 5 बज रहा है तो इस पे 7 बज रहा होगा, क्योंकि 2 घंटा का अंतर है। क्या इस सर यहाँ पर तो 6 बज रहा होगा, यहाँ पे 5:30 बज रहा होगा। इसी प्रकार एक यमोत्तर से दूसरे यमोत्तर में जाने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो यहाँ 5 बजा है, तो यहाँ 5:04 हो रहा होगा, समझे। तो 5:04 हो रहा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। तो सोचिए इस कंडीशन से निजात पाने के लिए क्या कहा गया, एक देश में क्या होगा, एक ही होगा, क्या स्थानीय स्थित स्थानों का स्थानीय समय लिया जाएगा, और उस पर जो बजेगा वही पूरा देश में मान्य होगा। तो भारत में जो 82.5 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री पूरब या पश्चिम, तो ग्रीनविच से हम लोग पूरब में है, तो यहाँ पे दे देंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जितना भी टाइम होगा पूरे भारत का टाइम होगा। वही बात है, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित अलग अलग समय होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी अलग अलग हो जाती, समय सारणी उससे 82.5 डिग्री भारत का है। तो ये सब बात था, लगभग हम
सारा बात बता दिए, इसमें जो भी बात लिखा गया था, समझे। अभ्यास प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, जैसे पृथ्वी का सही आकार क्या है ये चर्चा करेंगे, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा क्या है, आप लोग खुद से देखिए। और एक एक वीडियो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा चैप्टर था, कौन कौन सा चैप्टर था देखिए, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए, कौन कौन सा चैप्टर हो गया। 2 एक सेकेंड, हाँ, सौर मंडल में पृथ्वी खत्म हो गया और ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर खत्म हो गया। इसमें क्या पढ़े हम लोग, ये सौर मंडल परिवार है, सौर मंडल परिवार में सूर्य है एवं उसके 8 ग्रह एवं धूल कण, और क्या है भाई, पुच्छल तारा, ये दिस दैट जितना भी था, धूमकेतु, ये सब जितना भी था, धूल कण, सब धूल कण, पुच्छल तारा, ये सब जितना भी था, उपग्रह, 8 ग्रह का उपग्रह, ये सब सौर मंडल का हिस्सा था। और उसमें पृथ्वी की स्थिति क्या था, पृथ्वी पर मानव है, ये सब है, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये सब पढ़े इसमें। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में क्या पढ़े, ग्लोब के बारे में जाने, पृथ्वी गोलाकार है, ऊपर से चिपटा हुआ है, ये जाने। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसे जो रेखा खींची गई है पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई है, उत्तर की तरफ एवं दक्षिण की तरफ, इस रेखा को अक्षांश कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, इसको पढ़ें। अब पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, इससे पहले 2 वीडियो आएगा, इसका भी टोटल प्रश्न का उत्तर करा दिया जाएगा, इसका भी टोटल प्रश्न का उत्तर करा दिया जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए मन से, फिर मिलते हैं किसी ना किसी वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया कीजिए, इतना मेहनत करते हैं, घंटों बकते हैं, तैयार होना पड़ता है, सब कुछ सेटअप तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। आप लोग लाइक किया कीजिए, देखता है लाइक नहीं करता है, सब्सक्राइब। बहुत लोग देखते हैं कि हम इधर इम्प्रेशन देखें, चेक किए हैं अपना, अब इसमें किसी दिन हम दिखा देंगे, इम्प्रेशन चेक किए हैं, बहुत अच्छा इम्प्रेशन आ रहा है अभी, कि लगभग जो भी व्यक्ति देख रहा है मेरा वीडियो, पूरा लगभग देख रहा है। 1-2 व्यक्ति जो वीडियो पर से चला जाता है, पहले 60-70% देखने के बाद चला जाता है, लेकिन लगभग व्यक्ति पूरा वीडियो A to Z वॉच करता है। तो इस कंडीशन में देखें कि सब्सक्राइबर कितना देखता है और अनसब्सक्राइबर कितना देखता है, तो पता चलता है कि अनसब्सक्राइबर लगभग 12-15 लोग देख लेता है। तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं, जो अनसब्सक्राइब है जिसके मोबाइल में, वो क्या कीजिए, एक लाल बटन होगा, लाल तरह से लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उसको छुइएगा तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा, ED, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। तो ये कर दीजिएगा, बहुत बड़ा मेहरबानी होगा आप पे। चलिए मिलते हैं फिर किसी ना किसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।